हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे पेंक का अपवर्तन चक्र, जो ढाल विकास और भू आकृतिक विश्लेषण है। वाल्टर पेंक ने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम का एक विस्तृत अध्ययन किया और प्रक्रिया अवस्थाएं वर्तमान प्रासंगिकताओं के आधार पर अपना मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मॉर्फोलॉजिक साइकिल चक्र का सिद्धांत दिया। ये कब सिद्धांत आया था? 1924 में। ये डेविस की आलोचना करने के लिए एक पेंक का सिद्धांत आया, जिसमें जर्मन विद्वान वाल्टर पेंक एक भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सिद्धांत दिया। और उनकी जो पुस्तक हुई उनकी मृत्यु के बाद 1924 में प्रकाशित हुई, उनके पिता अल्बर्ट पेंक द्वारा, जिसका नाम था डायमॉर्फोलॉजिस एनालिसिस यानी मॉर्फोलॉजिक एनालिसिस। मुख्य उद्देश्य था डब्ल्यू.एम. डेविस के समय आधारित कार्मिक चरणों के मॉडल को अस्वीकार करना और प्रक्रिया आधारित मॉडल प्रस्तुत करना। यानी कि जो डेविस का समय आधारित सिद्धांत था, उसको अस्वीकार कर इन्होंने अपनी प्रक्रिया और दर के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। ये इनका उद्देश्य था। इनका मूल विचार क्या है कि शिलाकृतियों का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो विवर्तनिक हलचलों और अपवर्तन के बीच सीधे संबंध को दर्शाती है। यानी कि जो कोई भी शिलाकृति है उसका विकास कैसे होता है? एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में होता है, जो अंतर्जात और बहिर्जात, जैसे अंतर्जात बल विवर्तनिक हलचल जैसे पर्वत का उत्थान, और बहिर्जात बल मतलब उसका कटाव, अपवर्तन, बहिर्जात बल। अपवर्तन हमने पढ़ा है कि अपवर्तन क्या है? कटाव। उत्थान क्या है? उठना, पर्वत का निर्माण। और जब पर्वत धीरे धीरे समाप्त होता है यानी कटता जाता है अपवर्तन अपक्ष द्वारा, उस इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। पेंक का अपवर्तन चक्र का आधार देखो, जो मैंने अभी बताया था कि भाई पेंक के अपवर्तन चक्र में दो चीज़ें होती है। एक तो पर्वत का उठना, यानी जैसे जैसे पर्वत का निर्माण हुआ वो उसको तो अंतर्जात बल से पर्वत का उत्थान, और जब जैसे जैसे पर्वत कटता जाता है धीरे 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 अपक्ष अपवर्तन क्रिया द्वारा, जैसे जल हुआ, हवा हुआ, या कोई भी गतिक प्रक्रम द्वारा हो जिसके द्वारा ये कट के छोटा धीरे धीरे समतल मैदान बन जाता है। इन दोनों के बीच के संबंध से ही शिलाकृति का विकास होता है। इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया है, शिलाकृतिक बराबर यानी लेटफॉर्म्स बराबर एफ यानी उत्थान की दर वर्सेज अपवर्तन की दर। इन दोनों का जो प्रतिफल है उत्थान की दर और अपवर्तन की दर, वही क्या करती है? शिलाकृतियों का निर्माण करती है। प्रतिस्पर्धा कि दोनों बलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, अंतर्जात बल हो या बहिर्जात बल, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी अंतर्जात बल ज़्यादा होता है, कभी अपवर्तन बल ज़्यादा होता है, और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? हमारा शिलाकृति का निर्माण होता है। ये निरंतर अंतरक्रिया प्रक्रिया है। और एक और क्या बोला उन्होंने, पेंक ने, जब डेविस ने बोला था कि भाई पहले उत्थान होता है उसके बाद अपवर्तन होता है, मगर इस पेंक मोदी ने बोला कि उत्थान और अपवर्तन दोनों निरंतर अंतर प्रक्रिया यानी कि दोनों साथ साथ चलती है, बस ये इसकी दर में अंतर होता है, कभी अपवर्तन ज़्यादा होगा कभी उत्थान ज़्यादा होगा, मगर दोनों चलेगी साथ साथ।
देखो पेंक ने बोला ये समय मुक्त दृष्टिकोण है, यानी गतिक अवस्था है, ये समय पर निर्मित नहीं, अवस्थाओं पर निर्मित नहीं बल्कि तीव्रता पे यानी दर के आधार पर। क्योंकि नब्बे इन्होंने बोला था कि भाई कोई चीज है जिसका निर्माण होता है, जैसे पर्वत का उत्थान हो गया, कटाव हो गया, मगर फिर भूगर्भ का हलचल हुई और फिर वापस पर्वत उठ गया बीच में पूरा कटने के पहले ही, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। तो इसी कारण इन्होंने बोला कि ये समय मुक्त प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसका कोई समय निश्चित नहीं, ये प्रक्रिया पर आधारित है। देखो पेंक सिद्धांत की मान्यता है, पेंक सिद्धांत की मानते हैं पहली ये समकालिक प्रक्रिया है, यानी कि दोनों क्रिया साथ साथ होती है, और एक अवस्था का खंडन, इन्होंने जो डेविस ने जो पंख अवस्था दी थी, युवावस्था, पौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, उसका पूरी तरह खंडन किया है। और एक बात और कहा है इन्होंने जो गतिशील प्रकरण के अनुसार कि भाई ये प्रक्रिया क्या है, बहुत चक्रीय प्रक्रिया में है, कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है, ये आधार तल प्राप्त करने के बाद भी पुनर्यौवन यानी दोबारा पर्वत का उत्थान होता है, समतल मैदान बनने के बाद भी वापस पर्वत का उत्थान हो सकता है, ये चीज इन्होंने बोली। देखो पेंग के मूल कथन विशिष्ट शब्दावली, देख पायमरम्स क्या है, एक जब स्थलाकृति का निर्माण होता है उसके पहले की जो अवस्था है उत्थान से पूर्व की विशेषता है, जहाँ विहीन यानी लहरदार मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, पायमरम। उत्थान से पूर्व की विशेषता वाला कम ऊंचाई वाला समतल वार्मिक भूखंड। एंटीवक्लुंग, एंटीवक्लुंग मतलब विकास, विकास, एंटीवक्लुंग में विकास, पेंग ने अवस्था के शब्द पे एंटीवक्लुंग का यूज किया, शब्द का यूज किया। अपस्ति जिनाडे यानी बढ़ती दर, एक्स एक्सीलेटर यानी कि उत्थान, उत्थान की दर को बोला। गलीचे फार्मिंग यानी समान दर, यानी कि उत्थान अपर्दन दोनों बराबर बराबर। एबस्ति जिनाडे यानी घटती दर, यानी अपर्दन क्रिया ज़्यादा होगी और उत्थान क्रिया कम हो जाएगी। इंटरप्ट यानी संप्राय मैदान, जैसे डेविस ने पेनिपिलिन का यूज किया था उससे वैसे ही पेंक ने इंटरप्ट का यूज किया। अब हम देखते हैं डेविस चक्र का। देखो डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र में जो एक शख्स है उस पर क्या होता है समय, क्या होता है टाइम, और इधर क्या होता है ऊंचाई, मगर इन्होंने समय को इतना वैल्यू नहीं था कि उन्होंने किसको दिए थे, दर को, क्योंकि गत्यात्मक स्वरूप है इनका। तो देखो ये अपर कर्व है और ये अपना लोअर कर्व है, ठीक है, ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व, यानी कि एक तो क्या बताता है निरपेक्ष ऊंचाई जो डायरेक्ट मुख्य ऊंचाई है उसको बताता है, और एक बताया सापेक्ष ऊंचाई। तो ये बोलते हैं कि पहली अवस्था होती है जिसमें क्या होता है उत्थान अधिकतम होता है, अपर्दन तो क्रिया होती रहती है, उत्थान अधिकतम होता है। फिर दूसरी में तीन भाग है, दूसरी जो अवस्था है उसके तीन भाग है, और लास्ट की एक अवस्था है जिसे इसमें ए बी और सी नाम दे दिए हम। तो देखो पहली अवस्था में उत्थान अधिक हुआ, फिर दूसरे में उत्थान अधिक होता है मगर अपवर्तन क्रिया भी बराबर चलती रहती है, और अब अपवर्तन क्रिया निम्न होती है, मगर जब बी अवस्था आती है जिसमें अपवर्तन और उत्थान बराबर हो जाता है, फिर सी क्रिया में आएंगे हम, तो क्या होगा भाई अपवर्तन अधिक हो जाएगा और उत्थान कम हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा अपवर्तन अधिकतम और उत्थान न्यूनतम हो जाएगा। अपवर्तन क्रिया होगी तो क्या होगा निक्षेपण होगा, ठीक है, और संप्राय मैदान बन जाएगा, तो क्षैतिज अपवर्तन। देखो इस अवस्था में तो होता है अपना लंबवत अपवर्तन और इधर होता है क्षैतिज अपवर्तन,
और बीच में दोनों अपर्दन होते हैं, दोनों। और जो पहली अवस्था नाम था उसने अपस्थित जिनाडे बोला था, सेकंड अवस्था को गलीफार्मिक, और थर्ड अवस्था को क्या नाम दिया था उन्होंने, अपस्थित जिनाडे। जो हमारी थर्ड अवस्था है उसके 3 अवस्थाएं बताई थी उसने, यानी 5 चरण हो गए। देखो, और एक उन्होंने ये भी बताया है कि भाई जो मेन ढाल है इसको क्या बोला इन होल्डिंग ढाल या वास्ट स्लोप। जो हमारा उत्तल ढाल है, ऊपरी ढाल, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, होल्डिंग या वास्ट स्लोप। यानी कि ये यहाँ की जो चट्टानें हैं उसकी बाहरी परत हट चुकी है, यानी धुल चुका है वो, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, होल्डिंग या स्लोप ढाल। और जबकि जो मैदान बना इंट्रम, क्या नाम दिया उन्होंने, इंट्रम। जब ये समतल मैदान बन जाएगा बेस लेवल पर तो उसको क्या नाम दे दिया, इंट्रम। हम आते हैं पहली अवस्था पर। देखो, उपस्थित जिनाडे एक इंटीवक्लुम में अवस्था या प्रवस्था। देखो प्रक्रिया, भूमि उत्थान की धीमी गति से शुरुआत होती है और अत्यधिक तीव्र हो जाती है। यानी कि पहली अवस्था में क्या होगा, उत्थान अधिक होगा, यानी पर्वत उठता जाएगा। अब पर्वत अगर उठा है तो उसकी दर कैसी होगी, तेज होगी, क्योंकि ढाला ज़्यादा होगा तो घाटी पानी तीव्र गति से नीचे की ओर डाइवर्ट करेगा। तो कौन सा अपर्दन होगा, लंबवत अपर्दन। कौन सा, लंबवत अपर्दन और शीर्ष अपर्दन, 2 तरह के अपर्दन होंगे। इसमें देखो उत्थान की दर और घाटी उत्थान की दर जितनी अधिक होगी उतनी ही घाटी को गहरा करने की दर होगी। और उच्चावच सापेक्ष, निरपेक्ष उच्चावच सापेक्ष उच्चावच दोनों में वृद्धि होगी। यानी कि जो मुख्य हाइट है और एक घाटी की हाइट है, दोनों में ही वृद्धि होगी। और इसला करते कैसे बनेगी, वी आकार की घाटी। और ढाल कैसा होगा, उत्तल ढाल। क्यों, क्योंकि जब देखो उत्तल ढाल कैसे बनता है, बनेगा, देखो ये है अपनी वी आकार की घाटी। अब देखो यहाँ पर कौन सा ढाल बन रहा है, उत्तल ढाल बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि इसका फोकस कहाँ है, लंबवत अपर्दन पे। और ये वी आकार की घाटी है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड अवस्था, इसको बोलते हैं गलीफार्मिक एंटीवक्लुंग। इसमें देखो पहली 3 उप अवस्थाएं हैं, ए, बी और सी। पहले में क्या होता है, उत्थान दर और अपर्दन, यानी उत्थान अधिक होता है, अपर्दन कम कम होता है। इससे क्या होता है, निरपेक्ष उच्चावच बढ़ता है और सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। जो घाटी से पर्वत की ऊंचाई है वो तो स्थिर रहेगी, मगर सागर तल से पर्वत की ऊंचाई है वो अधिक होगी, ठीक है। सेकंड अवस्था आती है जिसमें उत्थान दर और अपर्दन दर दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है, यानी पूर्ण संतुलन होती है दोनों, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों बराबर संतुलित होते हैं। यानी सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर या कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक ही जिस स्केल पे है उसी स्केल पे स्थित हो जाते हैं। देखो तीसरी उप अवस्था आती है जहाँ पर उत्थान रुक जाता है। क्या रुक जाता है, उत्थान रुक जाता है। और क्या होता है, अपवर्तन के कारण शिखरों की ऊंचाई घटने लगती है, निरपेक्ष उच्चावच कम होता है किंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, ठीक है। अब देखो ये पर्वत है, ये घाटी है, तो ये है ना। अब एक ये सागर तल है अपना, तो ये पूरी हाइट तो क्या है अपनी सापेक्ष ऊंचाई, और ये वाली हाइट क्या है, निरपेक्ष ऊंचाई। अब जब ये पर्वत कटेगा तो ये वाली ऊंचाई तो कम हो गई, और इसके साथ ये चल रहा है कि ऊपर से कम हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है नीचे, तो ये ऊंचाई तो क्या बराबर बनी रहेगी, है ना। और ये ऊंचाई कैसे होगी, कम हो गई, तो यानी कि निरपेक्ष ऊंचाई तो हो जाएगी कम, और ये कैसे बनी रहेगी, स्थिर।
ढाल की विशेषता। देखो, इस अवस्था में ढाल सरल, रेखीय और समानांतर निवर्तन वाला होता है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि भाई निवर्तन यानी कि पैरेलल रिट्रेट, ये क्या चीज़ है? देखो देखो पहले ढाल कैसा होता है? ऐसा, है ना। पहली अवस्था में ढाल कैसा होता है? ऊपर। तो यहाँ तो होता है अवतल और यहाँ होता है अवतल, उत्तल, और ये होता है अवतल, ठीक है। अब देखो, जब ये चीज कट के पूरी यहाँ आके जमा हो जाएगी तो कौन सा डाल बनेगा? दूसरी बार में सरल रेखी डाल। सेकंड पोजीशन में कौन सी है? सेकंड पोजीशन में कौन सा डाल बन गया? सरल रेखी। और फिर ये और कट गया और ये और बढ़ गया तो कौन सा डाल बनेगा? ऊपर तो हो जाएगा अवतल और नीचे हो जाएगा उत्तल, जमाव से। ऊपर तो कटाव से और नीचे जमाव से। तो देखो, जो पहले उत्तल था वो नीचे आ गया, अवतल बन गया। जो अवतल था वो ऊपर चल गया। तो इन दोनों का क्या समान अंतर हो गया, यानी एक दूसरे में चेंजेस हो गया। एक बार और देखो इसको। देखो, पहली अवस्था में ढाल कैसा होता है? पहली अवस्था में ढाल कैसा होता है? ऐसा, यानी एक तो बाहर और एक अंदर, यानी ऊपर तो कैसा हो रहा है? ये सिंपल सा। तो दूसरी अवस्था में ढाल कैसा होता है? ये सिंपल। और तीसरी अवस्था में ढाल कैसा होता है? ये और ये। देखो यहाँ कौन सा है? उत्तल पहली अवस्था में, और यहाँ क्या है? अवतल। फिर उसके बाद सरल रेखीय ढाल दूसरी अवस्था में। फिर यहाँ पर क्या हो गया? अवतल, और यहाँ हो गया उत्तल। ठीक है, अपर्दन क्रिया होगी, निक्षेपण, यहाँ निक्षेपण से जमा हो जाएगा, पूरा गड्ढा भर जाएगा। तो इसको बोलते हैं उत्तल से अवतल, और जहाँ अवतल था वहाँ उत्तल होना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निवर्तन क्रिया। क्या बोलते हैं? निर्वर्तन क्रिया। निर्वर्तन क्रिया। देखो, तीसरी अवस्था घटती, जब प्रक्रिया में उत्थान पूरी तरह समाप्त होता है, केवल अपरदन का प्रभुत्व होता है। किसका? अपरदन का। केवल अपरदन क्रिया होती है और उत्थान नगण्य हो जाता है। ये तीसरी अवस्था, इसको बोलते हैं अवस्थित जिनाडे, इंटीफक्लुम। उच्चावच, दोनों में गिरावट आ जाती है। सापेक्ष उच्चावच हो या निरपेक्ष उच्चावच, यानी कि ऊंचाई ये वाली हो या घाटी वाली हो, दोनों में गिरावट आ जाती है। अपरदन का प्रकार लंबवत अपरदन घट के कौन सा होता है? पार्श्विक अपरदन चालू हो जाता है, यानी कि देखो इधर भी कटेगा इधर भी कटेगा, यानी घाटी कैसी हो जाएगी? चौड़ी होती जाएगी। देखो, ढाल कैसा हो जाएगा? अवतल ढाल में बदल जाएगा। जो ऊपर का ढाल उत्तल था वो कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अंतिम परिणाम, संपूर्ण क्षेत्र एक विशेषता विहीन समतल मैदान में बदल जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? इंड्रम। यानी कि जो समतल मैदान बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्रम। ये वाला जो मैदान बन रहा है देखो, जिसमें कुछ कुछ टीले हैं, उनको इंसेल वर्ग का है टीलों को, और बाकी ये क्या है? मैदान पूरा इंड्रम का इंड्रम है। ये वाला मैदान अपना क्या है? इंड्रम। इधर का मैदान भी क्या है? इंड्रम। और ये बीच में जो टीले हैं इनको क्या बोला हमने? इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। देखो, ऊपर तो क्या बताया इन्होंने? गुरुत्व ढाल। ऊपर तो क्या होता है? गुरुत्व ढाल, यानी बोर बोस सूजेंग। और नीचे बताया होल्डेंग, होल्डेंग,
यानी कि मलबे से ढाल, यानी निक्षेपण से ढाल। और ये यहाँ ऊपर कौन सा ढाल बना है? अपरदन से। ये तो क्या बन रहा है? अपरदन से ढाल। ये किससे बना है? निक्षेपण से। ठीक है, दो तरह के ढाल है। और ये जो मैंने आगे पहले बता दिया कि भाई कैसे, पहले तो क्या था? अवतल ढाल था, समय एक में ये अवतल ढाल था, और ये कौन सा था? उत्तल। और नीचे कौन सा? अवतल। फिर उसके बाद सरल रेखीय ढाल बनेगा दोनों का। फिर उसके बाद क्या होगा? इधर तो हो जाएगा अवतल, और इधर कौन सा हो जाएगा? उत्तल। पेंक ने डेविस ढाल पतन, विपरीत ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया। गुरुत्व ढाल घाटी किनारों पर सबसे ऊपरी तीर उढाल वाला है ना, हिस्सा है। समय के साथ ये पीछे हटता जाता है, नहीं कौन सा हो जाता है? अवतल होता जाता है। नतोदर मलबा ढाल, ऊपरी ढाल के टूटने से धीरे धीरे जमाव से ये निक्षेपण से बना मलबा ढाल। प्रक्रिया, जैसे जैसे अपरदन वाष्पचुजिंग से बढ़ता है तो होल्डिंग का विस्तार होता है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, ये क्या होता है? बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं ढाल प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन या निवर्तन। देखो, पेंक ने दो इसला करते बताई लास्ट में। एक तो बताया इंसेलबर्ग, ये क्या है? टीला या पहाड़ी, इसको इंसेलबर्ग। जो मैदान है इसको क्या बोला? इंड्रम। अंतिम अवस्था में तीव्र गुरुत्व ढाल के समांतर पीछे हटने के कारण एक एकांकी या खड़ी ढाल वाली शंक्वाकार पहाड़ी बची, जिसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। जबकि निरंतर अपरदन के परिणाम स्वरूप जब इंसेलबर्ग भी नष्ट हो जाते हैं तो अंत में एक विस्तृत लगभग समतल सतह बची रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंड्रम। क्या कहते हैं? इंड्रम। देख, तो डेविस और पेंक में दोनों में तुलना देखते हैं। देखो, इसका दृष्टिकोण कैसा था? ऐतिहासिक, यानी स्थिर स्थिर अवस्था पर। जबकि इसकी प्रक्रिया कैसे? गतिशील प्रक्रिया, यानी कि इन्होंने बोला कि उत्थान हो गया उसके बाद अपरदन होगा, मगर इसने बोला उत्थान अपरदन दोनों साथ साथ होगा। देखो, उत्थान पूर्ण होने के बाद ये अपरदन क्रिया होगी, जबकि पेंग ने क्या बोला था? कि उत्थान अपरदन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। पेंग ने बोला कि भाई पर्वत उठने के बाद ये अपरदन क्रिया होगी, क्योंकि पर्वत उठने में जैसे अगर 100 साल लगे बनने में, तो 100 साल तक क्या अपरदन नहीं होगा? इसका होगा। और डेविस की जो विकास का आधार था सिद्धांत में, वो था संरचना प्रक्रम अवस्था। जबकि पेंग का क्या आधार है? अंतर्जात और बहिर्जात बलों का गुणनफल या प्रतिफल। ढाल विकास कैसा है? इसका पतन, यानी लगातार ढाल कैसे जाएगा? गिरता जाएगा। मगर ये इन्होंने क्या बताया पेंग ने? कि ढाल का प्रतिस्थापन होता है, कभी ऊपर होता है जो नीचे हो जाता है, और जो नीचे होता है वो कैसा हो जाता है? ऊपर हो जाता है। और इसमें सलाह करते बताओ इन्होंने पेनी प्लेन यानी संप्राय मैदान, और इन्होंने इंट्रैम्प बताया, वो भी संप्राय मैदान है। देखो, पेंग के सिद्धांत की आलोचना। पेंग के सिद्धांत की क्या क्या आलोचना? एक तो अपूर्ण कार्य, इनकम्प्लीट, असामयिक मृत्यु के कारण, जब इनकी मृत्यु हुई कैंसर से, तो उसी कारण ये इनका काम अधूरा रह गया, और इनके पिताजी ने इनका बुक का प्रकाशन कराया। और डेव की भ्रामक समीक्षा, इन्होंने डेविस की इतनी कड़ी है चलो आलोचना की और लंबे समय तक की, तो पेंक के विचारों को पनपने दिया, क्योंकि भ्रामक आलोचना। डेविस ने इसके द्वारा बहुत कड़ी आलोचना की। कठिन जर्मन भाषा, और जो पेंक का जो सिद्धांत है इसमें उन्होंने इंग्लिश वर्ड ना करके क्या है? जर्मन भाषा ली थी, इसमें गलत करने पर इसका अर्थ का अनर्थ हो गया। निरंतर उत्थान पर अधिक जोर, जबकि आलोचकों ने माना कि वर्तमान उत्थान आवश्यक है, मगर लगातार उत्थान भी नहीं होगा। उत्थान एक
लघु समय की प्रक्रिया है, और जबकि अपरदन एक लंबे समय की प्रक्रिया है। मगर इसने बोला कि उत्थान भी लगातार चलता रहता है और अपरदन क्रिया भी चलती रहती है। वर्तमान पेंक का सिद्धांत देखो, भूविज्ञान आधुनिक भूआकृतिक विज्ञान में प्रसन्नता है। समय में पेंक का मॉडल और डेविस की तुलना में अधिक यथार्थवादी माना जाता है। समय के आधार पर जो पेंक का मॉडल क्योंकि ये विवर्तन के सिद्धांत पर आधारित मॉडल है, जबकि डेविस का सिद्धांत एक स्थिर मॉडल है, यानी कि एक स्थिर प्लेट पर आधारित है, जबकि पेंक का मॉडल गतिशील प्लेट का सिद्धांत है। पेंक का सिद्धांत जैसे हिमालय के उदाहरण में देखते हैं तो भारत संघ में हिमालय पर्वत श्रृंखला आज भी वर्तमान रूप से उठ रही है, जबकि साथ साथ इसमें गंगा जैसी ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ को निरंतर अपरदन भी कर रही है। गतिशील संतुलन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्पष्ट रूप से पेंक के उस मूल विचार को सिद्ध करती है कि प्राकृतिक भूदर्शन में उत्थान और अपरदन अलग अलग चरणों में नहीं बल्कि एक साथ घटित होता है, यानी कि दोनों का संतुलन होता है, उत्थान और अपरदन का। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष समय आधारित से प्रक्रिया आधारित बहुकृति विज्ञान की ओर। पेंक का सिद्धांत क्या कहते हैं? समय आधारित प्रक्रिया, समय किसकी तरफ जाना चाहिए? प्रक्रिया आधारित यानी दर आधारित, क्योंकि डेविस ने क्या बताया था? समय आधारित, जबकि पेंक ने बताया प्रक्रिया आधारित। यद्यपि वाल्टर पेंक के सिद्धांत को शुरुआत में भाषाई बाधाओं और समकालीन विरोधों के कारण सही सम्मान नहीं मिला, किंतु उन्होंने भूआकृति विज्ञान को एक नई दिशा दी। समय आधारित के बजाय प्रक्रिया आधारित विश्लेषण की वकालत की। उन्होंने आधुनिक गतिशील संतुलन मॉडल की नींव रखी, यानी कि गतिशील संतुलन मॉडल के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के संतुलन के बारे में बताया, और उसी से ही अभी जो हमारी मॉर्फोलिक एनालिसिस यानी डेटा एनालिसिस भू आकृतिक डेटाओं का एक समीकरण की जो है गणना की जाती है, वो सारी कहाँ से आई? इस सिद्धांत से आई। उनका मॉडल केवल एक वैचारिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों के परिदृश्य के विकास को समझने के लिए सबसे सटीक और विश्लेषणात्मक उपकरण था। थैंक यू दोस्त देखने के लिए। अब इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जय हिंद जय भारत। आगे के टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं।